सोसाइटी के अंदर अगर मेरा बाप आईएएस है या मेरा बाप डॉक्टर है, तो क्या आप मुझे उन गंदी निगाहों से देखना बंद कर दोगे? आप मुझे मेरे साथ छुआछूत जातिवाद करना बंद कर दोगे? आप मेरे साथ जो सोसाइटी के अंदर हाल होता है कि अगर आप जितनी पोजीशन पे जाते हो उतना आप इनकी आंखों में खटकते हो। आपने हाल ही में, मुझे लगता है मेरा आंदोलन सबने ही देखा होगा, जो बहुत बार हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब हम अपनी आवाज उठाते हैं, तब हम we become more glaring to their eyes। हम ज्यादा उनको दिखते और ज्यादा चुपते हैं कि ये चंद बच्चे, ये चंद पढ़ लिख कर आके प्रोफेसर से बोलते हैं, ये विरोध दर्ज करवाते हैं। अगर इसके जैसे रिजर्वेशन का लाभ उठाकर सभी ऐसे हो गए, सभी ऐसे निकल गए, तो हमारी तो पोल पट्टी खुल जाएगी, हम कहाँ जाएंगे? लेकिन शायद वो ये भूल चुके हैं कि रिजर्वेशन लेने वाले वी आर नॉट द फर्स्ट वंस। हमसे पहले 3000 साल का रिजर्वेशन, 100% रिजर्वेशन, वैदिक रिजर्वेशन किसने लिया था? किसको अधिकार था पढ़ने का? किसके दादा बाबा, किसके दादा सीजीआई है? कौन खुद सीजीआई है? किसका बेटा जज है? मेरा दादा तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, मैं तो नहीं हूं। तो फिर 100% कोलेजियम सिस्टम से बैठने वाले कौन है? तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो मैंने हाल ही में अपने मीडिया के साथियों के साथ जंतर मंतर पे 1 से 10 को शेयर किया था। आप सब इंटेलेक्चुअल हैं और आप वाकई में क्रिमिनल नहीं, क्रीम है, इसीलिए वो आपसे डरते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग, ये लोग बहुत छोटे, ये नहीं सोचने की जरूरत है हाँ ये वक्त बिल्कुल इमरजेंसी का दौर है। और ये इमरजेंसी का दौर क्यों लागू हो चुका है आज? क्योंकि जो निकम्मे, निठल्ले, बोल सकती हूँ, जो चीप मेंटालिटी के है ना, बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो कैमरास यहाँ पे लगे हैं ना, कैमरास ये जो कैमरास यहाँ पे लगे हैं ना, ये कैमरा सीधे जाते होंगे आरएसएस की शाखाओं में, ये मोदी के दफ्तर में, और दिखाते होंगे कि इस स्पीकर ने क्या कहा। क्या मतलब वो सोशल मीडिया देखते या नहीं देखते, लेकिन उसको अच्छी समझ में आनी चाहिए। ये इमरजेंसी का दौर जो आज लगा है, ये किसकी वजह से लगा है? ये उनकी वजह से नहीं जो कभी हमारे लिए खड़े नहीं हुए। ये उनकी वजह से नहीं लगा कि जब हमारी बहन बेटियों का रेप होता था, जब हमारे लोग मरते थे, तो शमशान घाट में ये कहते कि ऊंची जात वालों का यहाँ की अर्थी जलाई नहीं जा सकती, यहाँ आपको दफनाया नहीं जा सकता। जब हमारा बच्चा घोड़ी पे चढ़ता था, मूछ रखता था, तो उसको घोड़ी पे बैठने नहीं दिया जाता था। जब हमारा बच्चा पानी की आस में घरे से पानी पीता था, उसको मार दिया जाता था। ये वो लोग जो हमारे लिए तब आके नहीं लड़ते थे। ये इमरजेंसी का दौर उन लोगों के लिए नहीं है। ये इमरजेंसी का दौर जो लगा है आज, ये हमारे अपने निकम्मे निठल्ले लोग जो सांसद बनके भाजपा में बैठे हैं, उनकी चुप्पी, उनकी गुलामी, उनकी चाटुकारिता की वजह से आज हम ये सब सह रहे हैं। आज हम सबके कंधों पे ये बड़ी जिम्मेदारी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, forget that there is opposition in the country, because opposition plays dirty politics. Opposition picks and choose things for their own benefits. कि ये मसला अगर हमें सूट कर रहा है, हमारे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को सूट कर रहा है, तो हम इसमें इस मसले को उठाएंगे। अगर कोई दलित बच्चा मर जाता है, अगर हमारा इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो जाता है, ये सुसाइड हो जाती है, इट इज वेरी इजी फॉर द ऑपोजिशन। आओ ना, मोमबत्ती तो जलानी है, डफली तो बजानी है, 4 नारे तो लगाने हैं, सो यू विल गेट अ पॉलिटिकल लैंड। ऐसा होता है। तो जब जीते जी आप विरोध करते हो और अपनी बात रखते हो, आप मैदान में खड़े होते हो, तब ये लोग आपके साथ नहीं आएंगे। सो ये आपके ऊपर बहुत बड़ी और मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी आर द रियल वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन एंड द वॉइस ऑफ डिसेंट इन टुडेज टाइम। हम लोगों पर जिम्मेदारी है। एंड आई थिंक मेरे कंधे इतने मजबूत हैं कि ना मैं जेल से डरती हूँ, ना मैं इनकी खोखरी धमकियों से डरती हूँ, ना मैं इनकी रेप की धमकियों से डरती हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैं इतनी सक्षम हूँ। और मैं अपने साथ जो हमारी टीम भी है, और हम अपनी महिलाओं को भी ये सिखाते हैं कि अगर मुझे कोई उंगली लगा के छुएगा तो मैं वो उंगली नहीं, मैं पूरा हाथ वापस लेकर आऊंगी। इतना दम मैं अपने आप में रखती हूँ और मैं सरकार से लड़ना चाहती हूँ। और मुझे यही लगता है कि ये चंद लोग, जब हम घर वापस इस ऑडिटोरियम के बाहर जाएंगे और हम यहाँ से एक मैसेज लेकर जाएंगे कि अब हम जो लोग विभाजन करने, डिविजन करने की हमारे अंदर कोशिश कर रहे हैं, हमारे समाज के लोगों को एक वर्ग जो हमारे समाज का सबसे मेहनतकश वर्ग, जिसे वाल्मीकि समाज के धनिक समाज कहते हैं, जो सबसे, मैं कहती हूँ, उसे कहते हैं कूड़े वाले। नो, दे आर सफाई वाले। कूड़े वाले तो हम हैं, गंदगी तो हम फैलाते हैं। सफाई करने वाला वर्ग जो सबसे मेहनत का काम करता है, उसके ऊपर सबसे बड़ी बात जो गिरी है। हर दिन देखो, तीसरे दिन दिल्ली जंतर मंतर या दिल्ली के किसी मंत्री के ऑफिस के बाहर तो धरना लगा के बैठा था, भैया नौकरी पक्की कर दो, भाई ठेकेदारी प्रथा हटा दो,
हमारी जो नौकरी है, फोर्थ ग्रेड थर्ड जो भी है, इसको पक्का कर दो। सरकार ने नहीं किया ना, आपने पक्का नहीं किया, और आप ये कह रहे हो कि आपका हक ये वाली जाति वाले लोग खा गए। इन लोगों के लोग पढ़ के आईएएस बन गए, डॉक्टर बन गए, XYZ बन गए, लेकिन ये आपका हक खा गए। हम हक नहीं खाए, हमने हक नहीं खाया। सरकार ने जो उनका हक अधिकार बनता था, जो 12वीं पास तक फ्री एजुकेशन का जुमला दिया, वो 12वीं पास तक नहीं चाहिए। 12वीं पास किया हुआ बच्चा आईएएस नहीं बन सकता, 12वीं पास हुआ बच्चा बड़ी बड़ी पोजीशन पे जाकर नहीं बैठ सकता। उनको फ्री हायर एजुकेशन टिल PhD और वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, वहां तक उनको फ्री एजुकेशन मुहैया कराया जाए, नंबर 1। ये मेरा पहला सुझाव है, जिसके लिए ये ध्यान से सुनना। हम नहीं, हम सेकेंड में खड़े होंगे, सेकेंड लाइन में। पहली लाइन में कौन खड़ा होगा? भारत की जो आज वर्तमान सरकार है वो भ्रष्ट जनता पार्टी, विच इज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, वो दूसरे नंबर पे खड़े होंगे। सो कॉल्ड एंटी सोशल एलिमेंट जो इनके संगठन है, वो जो आज हमारे समाज के लोगों को उकसा रहे हैं और आपस में लड़ा रहे हैं, वो हमारा अधिकार मांगेंगे बैकलॉग का। नौकरी हमने नहीं खाई, हमें NFS किया। हमें जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, अब बेंच फुल ऑफ लिटरली वो खुद नॉट सूटेबल लोग हैं जो हमारा इंटरव्यू लेते हैं, वो खुद जुगाड़ से, वो खुद लोगों के गॉडफादर अंदर बैठे होते हैं, जो वहां बैठ के हमारा इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वो खुद सूटेबल नहीं है उस पोस्ट पे बैठने के, पढ़ाने के। अगर गॉडफादर ना हो इंटरव्यू के अंदर, तो ये लोग सिलेक्शन कमेटी से पास ही नहीं हो सकते। ये रियलिटी है इंस्टीट्यूशंस की। और ये लोग हमें नॉट फाउंड सूटेबल करके, अभी हाल ही में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ओबीसी पोस्ट पे इंटरव्यू था, NFS कर दिया। सबसे ज्यादा धांधली जो हो रही है सोशल, ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो है, वहां पे सबको NFS किया जा रहा है। वो बहुत सोचे समझे साजिश है। वो पोस्ट NFS करके बैकलॉग में डालेंगे, वो बैकलॉग रोस्टर का घूम के वो पोस्ट जर्नल में चली जाएगी, और वो बैठ के वहां पे लाभ ले रहे होंगे, और हमारे वाले गद्दार दलाल तालियां पीट रहे होंगे, और हमारे वाले दलाल और गद्दारों में बेंच के अंदर बैठ के इतनी हिम्मत नहीं होती जो होती, जो एक्सपर्ट बन के जाते हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कि वो वहां बैठ के ये बोल सके कि नहीं, मैं स्टैंड अलोन हूं, मैं अकेला खड़ा हूं, आप ये गलत कर रहे हो। वो वहां ताली थपथपाते हैं, और वो जो फैसला बाकी 5-7 लोग बैठे होते हैं वो देखकर आ जाते हैं। तो हमारी दूसरी डिमांड जो सबसे बड़ी होगी कि हमारा जितना भी बैकलॉग है हमें वो दिया जाए, और मात्र 1 साल तक के टाइम बाउंड के अंदर वो बैकलॉग पूरा का पूरा भरा जाए, और उन बैकलॉग की सीट्स पे 1 महीने के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ टेक 1 मंथ। इस गवर्नमेंट को मैं चैलेंज कर रही हूँ कि 1 महीना लो और हमारे साथ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो 1 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन बैकलॉग की पदवियों पे, चाहे वो डॉक्टर्स के अंदर हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर, चाहे वो नॉन टीचिंग, चाहे वो टीचिंग का हो, आप सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के जो हाशिए पे बैठे हुए लोग, जिनका आपको बहुत दर्द है, जिसे आप वाल्मीकि तबका कहते हैं, सिर्फ उनको परमानेंट करेंगे। हम में से सब लोग उनके साथ खड़े होकर, कोई नहीं जाएगा इंटरव्यू के लिए, सिर्फ वो लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे। आप करो आप यही सिस्टम रेप्लिका करो, ठेकेदारी प्रथा हटाओ, प्राइवेट सेक्टर हटाओ, आप उनका जो आपने आउटसोर्स किया है ठेकेदारी प्रथा, जो उनके जो लोग नौकरियां मांग रहे हैं उनको भटकाया है, आप उनको परमानेंट करो। हम में से हमारा लोग कोई नहीं जाएगा। एंड थर्ड मोस्ट थिंग कि जो भाई चोरी के दरवाजे से हम, भाई हमें टैलेंट है, ठोक बजा के सीने में बोलते हैं, 4 किताबें पढ़ी है भले, लेकिन बड़ी जबरदस्त तरीके से जितना पढ़ा उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने में जमीन पे दम रखते हैं। तो फिर चोरी के दरवाजे से क्यों आना? आईएएस बन के, सेक्रेटरी बन के, सीधे आओ ना, बैठो ना, दो ना इंटरव्यू, तब आपको लेटर लेने से चोरी से आना है। तो मेरा चौथा सुझाव, जो 45 सीटें सरकार ने निकाली थी कि 45 सीट्स लेटर एंट्री से भरी जाएगी, जिसमें अगर रोस्टर या अगर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन रिजर्वेशन पॉलिसी का फॉलो होता तो बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग 12 ओबीसी की होती, 6 एससी की होती और 3 एससी की होती, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग। तो एक काम करो, वो 45 सीटें कुछ हमारे समाज के लोग गए थे वहां पे सरकार मोदी से मिलने और बोलने के लिए कि इसको वापस ले लो, ये गलत है, और मोदी जी ने दिखाया कि हाँ मैंने वापस, सरकार ने दिखाया मैंने वापस ले लिया। भाई वापस ना ले, इतना एहसान हम पे मत कर। तू एक काम कर कि जो 45 सीट्स तूने निकाली थी ना, तो वो सीधी की सीधी दोबारा निकाल के हमारे वाल्मीकि समाज को दे। सेक्रेटरी लेवल पे, बड़े बड़े डायरेक्टर लेवल पे सिर्फ और सिर्फ अगर लोग होंगे तो वो हमारे होंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। आप अग्री करते हो? आप अग्री करते हो इस पॉलिसी से? अग्री? तो हम नहीं लेंगे, आप उनको दो, सरकार करेगी। जहां देने की बात आती है वो देगी, करेगी। तो ये चीजें हैं जहां पे हकमारी करनी है वहां पे करनी है। अब लास्ट चीज आ जाती है कोलैजियन सिस्टम से। जजेस अब आओ, आज 7-8 जजेस का बेंच बैठ गया कोलैजियन सिस्टम से, प्रथा चलती आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, हमारा कोई बनता ही नहीं, हमारे कोई लोग ही नहीं, तो हमारे साथ जस्टिस कैसे होगा?
उन्हीं के लोग, उन्हीं के जज। आज मैं तेरी बेटी को बनाऊंगा, कल तू मेरे बेटे को बना, दोनों के अंदर शादी होगी, रिश्ता, उसकी आगे जनरेशन उनको ऐसा ही हो रहा है ना, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे, बाद में करेक्ट कर लेगा, यही है ना, यही चल रहा है। तो एक काम करो, कलेजियम सिस्टम लागू करो, हमारे लोगों को सीधे सीधे जज बनाओ। और ये डिमांड्स हम लोग, मैंने पहले बताया, हम लोग सेकंड खड़े होंगे लड़ाई में, जंतर मंतर में कॉल बेशक हम दे देते, लेकिन सेकंड पहले ये जो बीजेपी के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने ये तालियां बजा रहे हैं, हमारे लोगों को उकसा रहे हैं, लड़ाई करवा रहे हैं, हाल ही में भी हमारे एक साथी को अटैक करवाया है, तो इस तरीके से फर्स्ट लाइन में ये लोग खड़े होंगे ये अधिकार मांगने के लिए, और दूसरी लाइन में हम लोग खड़े होंगे कि अगर ये भाग जाए तो लठ लेके भी तैयार रहना है ना वापस वहां बिठाने के लिए, तो वहां हम इनके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। सो दिस इज हाउ ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि बेसिक बात यह है, क्योंकि देसी भाषा में हमारे जो समाज का पिछड़ा वर्ग जो पीछे रह गया हर हालत में, उसको समझाने की जरूरत है कि कहाँ आपके साथ ठगी हो रही है। मुझे ये लगता है कि जो पिछले 15-20 सालों से हम लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम, जो कि थोड़ा सा माना जाता था कि ये एक फेयर प्रोसीजर है, जो कि अब नहीं रहा। आपने नीट में देख लिया क्या हुआ, आपने देख लिया कि किस तरीके से लेटर लेटर लोगों को घुसपैठ करवा रहे हैं, लेकिन जो एक फेयर सिस्टम माना जाता था, हमें लगता था कि ठीक है सिलेक्शन प्रोसेस सही है, उसमें इनको ये चीज लगी कि 15-20 सालों से जो दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज के बच्चे जो हैं, ये सिर्फ पास करके आ नहीं रहे, ये टॉप कर रहे हैं। तो जब टॉप कर रहे हैं तो बड़ी पोजीशन से लेंगी, तो बड़ी पोजीशन से लेंगी तो डिसीजन मेकिंग बॉडी में रहो, उस बॉडी में रहोगे तो डिसीजन मेकिंग बॉडी में जब आपके लोगों के लिए कुछ ऐसा डिसीजन बन रहा होगा, बड़े बड़े ब्रेन्स बैठ के वहां पे, ब्यूरोक्रेट्स बैठ के कुछ गड़बड़ी कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली जहां के हो, अगर जमीन जिंदा है तो बुरा और डर तो लगेगा ना उन लोगों के लिए। तो वो एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके साजिश के तहत ये चीजें हो रही है कि रिजर्वेशन का एक ढांचा रह जाए और अंदर कुछ ना बचे इनके लिए। लेकिन इन सब चीजों को हमें एक साथ देखने की जरूरत है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे लेटरल एंट्री हो, चाहे ये सब क्लासिफिकेशन हो रहा है, ये सब कुछ मिला हो, ये कहीं पे भी अलग नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि सब चीजों को समझते हुए आज इस इमरजेंसी के दौर में अगर हम अपनी जिम्मेदारियां, अपनी चीजें समझ लें, पे बैक टू सोसाइटी, अम्बेडकर साहब ने कहा था, तो पे बैक टू सोसाइटी यही है कि अगर मेरे पास कोई गुण है, कोई समझ नहीं आ रही किसी को, कोई ग्रुप है, जैसे हाल ही में मेरी कुछ बाल्मीकि समाज के लोगों के साथ मीटिंग हुई, देयर वर फ्यू लेडीज हु आर वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, सफाई कर्मचारियों के पोजीशंस पे। कल ही रात में डिबेट हो रहा था, बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि हम बहन जी लड़ाई नहीं चाहते, हमारे समाज में ये जो डिवीजन क्रिएट हो रहा है हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हमारा समाज टूटे, बस हमें एक ही जो है सरकार ने सालों से ये लालच दिया हुआ है कि आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, और अभी हमें 15,000 रुपए मिलते हैं और हमें लगता है जब हम पक्के हो जाएंगे हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी तो हम आगे जाएंगे। लेकिन तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप क्या करते हो, आपकी बेटी क्या करती है और आपके बच्चे कितने हैं, क्या करते हैं? तो शी सेड कि मेरे पूरे खानदान में मेरे जवाई से लेके, मेरी बेटी से लेके, मेरे पति से लेके सब सफाई कर्मचारी हैं और उनका एजुकेशन 10वीं से ऊपर नहीं है। समझ रहे हैं आप स्थिति? तो रिजर्वेशन अगर हटाना और ये कहना कि हम अधिकार खा गए, और वो तो एक ड्रामा होके रह गया ना कि जब उनको एजुकेशन फ्री देना सबसे पहला स्टेप है कि पढ़े, आगे आए और उस रिजर्वेशन का लाभ ले सके।